हेलो गाइस। तो देखिए, अब आगे पढ़ेंगे अपन लोग। फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, तो उसको देखते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? फैराडेज लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर फैराडेज लॉ काफ़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज पहला लॉ जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्या था फैराडे का फर्स्ट लॉ? एक सेकंड रुकना गाइस। तो हाँ जी, देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था। वो कहता था कि जनरली क्या होता है कि आप लोग ना जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे, राइट। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अभी अभी आपने एक एग्जांपल किया था जिसमें कॉपर सल्फेट का सल्यूशन रखा था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन है उसमें आपने कॉपर का रॉड रखा था, ठीक है। 2 रॉड रखे, कॉपर के ही रख दिए। एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर के बना दिए आपने, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे करके टर्मिनल क्रिएट कर दिए गए। ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल। धीरे धीरे ये नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो होता क्या था आपको मैंने बताया था, यहाँ पे कैथोड हुआ ये और यहाँ एनोड। अब मान लीजिए एनोड पे आपने इम्प्योर कॉपर लगा दिया। इम्प्योर कॉपर ऐसा कि मतलब समझो कि 96% उसमें कॉपर है और बाकी 3% जो है वो इम्प्योरिटी है, ऐसा मानो। और ये कैथोड जो है वो प्योर कॉपर से बना हुआ है, प्योर कॉपर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, राइट। अब होगा क्या कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो होगा तो एनोड पर क्या होगा कि जो कॉपर है, अभी अभी किया था हमने, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, ये रॉड धीरे धीरे पतली हो जाएगी। इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन निकल जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे ये रॉड पतली होने लगेगी, राइट। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, सोचो। वो कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ। वहाँ जाकर वो नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बना लेगा। अभी जो कॉपर मेटल है वो नीचे नहीं जाता है। वो कॉपर मेटल क्या होता है, इस कैथोड पे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। यूं करके डिपॉजिट। तो ये जो ब्लैक से दिखाया है मैंने, देख लेना ध्यान से, ये डिपॉजिटेड कॉपर है, राइट। डिपॉजिटेड कॉपर। तो ये कॉपर डिपॉजिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण कॉपर सल्फेट आयन जो है वो टूटा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन हुई और वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ गया, फिर कैथोड की तरफ गया और वहाँ पर जाके सेटल डाउन हो गया और वहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। तो इस सब के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि आपने करंट पास किया। तो फैराडे लॉ क्या कहता था? फैराडे लॉ कहता था कि जो भी डिपोजिशन हो रही है सब्सटेंस की, दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस, जस्ट अ मिनट, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू आर पासिंग, ठीक है। सिंपल दैट जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डिपोजिशन होगी कैथोड पे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हाट इट टेल्स इज कि भाई जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड पे।
ठीक है, तो देखिए वेट को W से दिखा लो और Q क्या होगा, Q तो चार्ज है, ठीक है, दिस इज सिंपल चार्ज, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू आर पासिंग थ्रू द सोल्यूशन थ्रू द बैटरी, राइट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाना है तो Z लगा दीजिए और ये Q हो गया। Z क्या है, Z इज योर केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता क्या है धीरे धीरे जानेंगे, पर फिलहाल जानिए कि ये Z क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, राइट। अब देखो Q क्या है यहाँ पर, Q इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, पढ़ा है ना ये, करंट इनटू टाइम, ये तो 10th में आता है। तो W इज इक्वल टू ZQ, तो चार्ज हुआ करंट इनटू टाइम। तो ये आपका एक फॉर्मूला डेवलप हुआ कि अगर आपको ये निकालना है कि कितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है कैथोड पे, तो आपको ये केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट पता हो, करंट पता हो और टाइम पता हो, तो आप निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो ज़रा, ठीक है जी। अब देखिए आपने लिखा W इज इक्वल टू ZQ, कहाँ से लिखा, ये देखो एक्सप्रेशन, तो Z क्या हो जाएगा, W बाय Q, ज़रा साफ से लिख लूँ, तो Z इज इक्वल टू W बाय Q। अब देखना इधर, अगर अपन लिख रहे हैं Z इज इक्वल टू W बाय Q, तो Q को अगर मैं 1 कूलम पुट कर दूँ, चार्ज क्या हो गया, 1 कूलम हो गया, तो Z किसके इक्वल हो गया, W क्या। तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें, अपन ये कह सकते हैं कि दैट द अमाउंट ऑफ Z इज व्हाट, Z इज अ केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ substance deposited at electrode when you are passing 1 coulomb of charge through it। तो Z क्या है, Z केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जब आप 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में से, तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, उसी को केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं। तो देखो जरा थोड़ा और, आप लिखते हैं कि सोडियम पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बना ले, सोडियम। इसका मतलब क्या है कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम बन रहा है। तो ये 1 मोल मत लिखो, ऐसा लिख लो कि यहाँ ऐसे लिख लो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने से 1 मोल ऑफ सोडियम मिल रहा है आपको। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ, पढ़ा था, एक सेकेंड रुको, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा बताओ। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, राइट। और 1 मोल ऑफ सोडियम कितना होगा, 23 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा 96500 कूलम, इसे याद कर लो, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है और इसे याद करना है, समझ रहे हो। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज पूछे कितना होता है तो आपको सीधा कह देना 96500 कूलम, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है। तो 96500 कूलम
से कितना बन रहा है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम बन रहा है। तो सोचो कि 1 कूलम से कितना सोडियम बनेगा, 1 कूलम से बनेगा 23 ग्राम बाय 96500, राइट, ऑफ सोडियम। तो सोचो 1 कूलम मतलब क्या, 1 कूलम को ही तो आप Z कह रहे हैं ना, कि भाई 1 कूलम का जब चार्ज पास करोगे तो कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, उसी को तो आप Z बोलते हो। तो Z फॉर द सोडियम, Z फॉर द सोडियम इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम एंड दैट इज इक्वल टू द 23 ग्राम ऑफ 96500 ग्राम ऑफ सोडियम। तो भाई Z सोडियम के लिए क्या है, 23 बाय 96500, सिंपल। तो 1 कूलम का चार्ज आप पास करोगे तो इतना अमाउंट, इतने ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो नोट करो जरा इसे। हाँ जी, देखिए ऐसे ही सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए देखो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम। यानी क्या पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने पे 1 मोल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बन रहा है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हो, 2 इंटू 1 मोल पे कितना होता है, 96500 कूलम। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना, 24 ग्राम। तो इससे सोचो कि 1 कूलम में कितना वेट होगा, 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, 24 बाई 2 96500। बताओ, ये इसके नीचे नहीं आ जाएगा तो यहाँ 1 कूलम रह जाएगा, राइट। तो इससे एक जनरलाइजेशन प्रोड्यूस होती है। तो इन जनरल आप एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। वो रिलेशन क्या है, देखो कि आप, ये क्या हुआ आपका, दैट इज Z फॉर द मैग्नीशियम। तो Z क्या होगा, Z होगा कि जितना आपका एटॉमिक मास आया है या मॉलिक्यूलर मास, वही लिख रहे हो आप, देखो इसमें भी क्या लिखा है, एटॉमिक मास है, यहाँ भी एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, और नीचे क्या है 96500, यहाँ भी है वहाँ भी है, देखो इधर भी है। और इनटू पता है क्या है, ये इसका एन फैक्टर है। देखो मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिख दो, छोड़ो। और इधर भी देखो सोडियम पॉजिटिव का एन फैक्टर क्या हुआ, एन फैक्टर +1 हुआ। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, एन फैक्टर नहीं लिखूँगा क्या, बताओ। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे अगर एल्यूमिनियम होता तो फिर एल्यूमिनियम का जो है वो उस हिसाब से लिख देता मैं, क्योंकि फिर एल्यूमिनियम में 3 होता है तो एन फैक्टर 3 हो जाता। तो ऐसे डिसाइड करते हैं। तो एक जनरलाइजेशन मिली, एक फॉर्मूला मिल गया आपको। अब आगे देखना, वेट इज व्हाट, वेट इज ZQ, वेट इज ZQ। Z क्या निकाला आपने, एटॉमिक मास स्लैश या मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय Q, राइट। तो W इज इक्वल टू AM मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500, एन फैक्टर Q की जगह क्या लिख दीजिए, I इंटू T, राइट। एक और रिलेशन, वेट, इस एटॉमिक मास को नीचे ले आओ या मॉलिक्यूलर मास को नीचे ले आओ, तो मास, ये मास हुआ, ये मॉलिक्यूलर मास, यहाँ क्या रह गया, I इंटू T 96500 इंटू एन फैक्टर। तो ये क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको ये निकालना हो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने डिपॉजिट होते हैं 1 कूलम पास करने पे, 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करने पे, या आपको ये निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड पे, तो उसके लिए फॉर्मूला सीधा आ जाता है I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। तो भाई जैसे क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होंगी उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे। तो एक तो ये हुआ इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। और एक आपका इम्पॉर्टेंट हुआ ये, एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट, आपने Z इज इक्वल टू वो लिखा था, क्या था, W इज इक्वल टू ZIT, Z इंटू Q जो लिखा था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। और भी बना सकते हैं आप, जैसे
एक और देख लीजिए, वेट, अब देखो, मास, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, देखना ये कह रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, वो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट मास, पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में कि एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 कूलम, राइट, एंड दिस विल बी आई इंटू टी। तो ये भी एक रिलेशन निकल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो ज़रा, तो गाइज आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको सेकंड लॉ, पर अभी देख लो, एक दो न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।